Good evening, student. It's a chapter 6 from your economic development. Now we are going to study about economic reforms in 1991. देखो बेटे, आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जितनी बार भी पढ़ा है वो पढ़ा है बेटे आपने 90s तक का, कि 1950 टू 1990 में पॉलिसी बनाई, उसके क्या गुड बैड इफेक्ट पड़े। उससे पहले आपने ये भी पढ़ा है कि आईपीआर पॉलिसी 1956 में हमने क्या किया, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटे अब हमने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया, जिन्हें हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो बेटे इन दिस चैप्टर बेसिकली हम लोग क्या क्या पॉइंट्स रीड करेंगे। एक तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सेकेंड वन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड थर्ड वन इज एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जो बेटे हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर बेसिकली जो हमने सुधार किए हैं, जो हमने इम्प्रूवमेंट की है, उसका मूल्यांकन करना, उसके कितने अच्छे और कितने बुरे प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़े। नाउ वी हैव कम टू नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बच्चों? रेफर्स टू, क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू सेट अ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सुधार क्या है? वो सब आर्थिक नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द 1990s क्राइसिस। आप सबने पढ़ा बेटे फॉरेन ट्रेड के चैप्टर के अंदर कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है 1990s के अंदर बॉटम में चले गए। देन वी हैव टू पे अवर बोरोइंग्स एंड देन वी हैव टू प्लेज अवर गोल्ड रिजर्व टू द वर्ल्ड बैंक। तो बेटे हमारे देश को अपनी बोरोइंग्स, अपने ऋणों को पे करने के लिए अपने गोल्ड को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था। तो 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने आर्थिक सुधार किए ताकि हमारे इकोनॉमी को संकट से निकाला जा सके। दीज रिफॉर्म्स आर नोन टू बी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्हीं सुधारों को हम लोग क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। तो बेटे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी इसको पढ़ने से पहले, जो थ्री ब्रॉड कंपोनेंट है बेटे एनईपी के, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, उनको हम लोग कंपेयर करेंगे बेसिकली प्री 1991। तो देखो बेटे यहाँ पर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। यहाँ पर हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया, किसके स्थान पर? लाइसेंसिंग के स्थान पर। उससे पहले क्या था बच्चों? लाइसेंसिंग था, हर प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना जरूरी था। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग वन लाइसेंस लेना उसको भी पड़ता था बेटे, अगर मान लो कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। सेकेंड वन पी मने प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटा। बेटे कोटा यानी कि आपने लिमिट डिसाइड कर दी कि आप कितनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज कोटा। इंपोर्ट के लिए भी कोटा फिक्स कर सकते हैं और एज वेल एज आप बेसिकली प्रोडक्शन के लिए भी कोटा फिक्स कर सकते हैं। तो कोटा को किसने रिप्लेस किया बच्चों? प्राइवेटाइजेशन ने। और प्राइवेटाइजेशन का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हर तरह से हम लोग कहीं ना कहीं क्या करें, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के स्थान पर क्या करें भाई? कोटा के स्थान पर प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करें। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटे? हमारी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, सो दैट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी पॉसिबल। तो बेटे अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके कारण बेटे हमारे देश के अंदर क्या होगा? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पहले से काफी आसान हो जाएगा। द एलपीजी वॉज सेट टू रिप्लेस। तो बेटे LQP लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट को बेसिकली 1991 के अंदर LPG ने रिप्लेस कर दिया था। बेटे अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ NEP न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। बेटा 3 एलिमेंट्स थे, वही आपने पढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Here I am going to discuss what is the liberalization. Liberalization of the economy means freedom of the producing unit from direct and physical control imposed by the government. Liberalization का अर्थ क्या है बेटे? हमारी इकोनॉमी को बेसिकली पर्टिकुलर हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट को जिस पर हमने
जिस पर हमने बेसिकली क्या कर रखे हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड, वो सारे ऑब्जर्वेशन हैं बेटे जो क्या बताते हैं कि किस तरह के कंट्रोल्स हमारी इकोनॉमी पर लगाए गए हैं। फर्स्ट वन, प्रायर टू 1991 द गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बेटे 1991 से पहले हमारी सरकार ने बहुत सारे तरह के जो कंट्रोल थे, नियंत्रण थे, वो प्राइवेट सेक्टर पर लगा दिए थे। दीज इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या शामिल है बच्चों, लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस लेना जरूरी था, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द बिग हाउसेज। जो हमारे बड़े बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके का बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने पर भी कई तरह के कंट्रोल लगा दिए थे, कई तरह के नियंत्रण उन पर स्थापित कर दिए थे। सेकेंड वन, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड emerged इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिजल्ट। बेटे हमारी गवर्नमेंट ने भी महसूस किया कि इतने सारे नियंत्रण लगाने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की कमियां आ गई थी। थर्ड वन, दिस कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेस एंड इनएफिशिएंसी। इन सब नियंत्रणों के कारण हमारे देश में बेसिकली करप्शन, भ्रष्टाचार, अनड्यू डिलेज, अनावश्यक देरी और इनएफिशिएंसी, अकुशलता काफी बढ़ गई थी। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बीइंग। इसका मतलब क्या है बेटे, हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की काफी कम हो गई थी और नो डाउट बेटे जो हमारी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम था बेसिकली उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई थी बेटे, काफी बढ़ गई थी। इन अ व्यू ऑफ दिस फैक्ट, इन सब फैक्ट्स के कारण बेटे लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। इसलिए बेटे तो बेटे इट वाज कंसीडर्ड एज अ की एलिमेंट ऑफ एनईपी। तो बेटे लिबरलाइजेशन को हमारे बेसिकली न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट माना गया। ग्रेटर reliance was to be placed on market forces rather than checks and control। तो बेटे ग्रेटर रिलायंस का मतलब यहाँ पर क्या, बहुत अधिक भरोसा किया गया मार्केट फोर्सेस पर चेक्स और कंट्रोल लगाने की बजाय। तो देखो बेटे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है बेटे कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर है बेटे, वो बेसिकली क्या कर पाई हैं, रैपिड ग्रोथ को अचीव कर पाई हैं ड्यू टू लिबरलाइजेशन, वॉज कंसीडर्ड एज ए वर्दी ऑफ इमेलेशन। तो बेटे नो डाउट बेटे कोरिया जैसी, थाईलैंड जैसे, सिंगापुर जैसे बेटे जो देश हैं बेसिकली वहां पर लिबरलाइजेशन के कारण बहुत गुना तरक्की हो गई है। तो बेटे इसलिए हमने अपने आर्थिक सुधारों में लिबरलाइजेशन को फॉलो किया। तो बेटे आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में किस तरह के रिफॉर्म्स किए। नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। आर्थिक बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार किया गया। फर्स्ट वन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो भी हमने रेगुलेशन लगाए हैं, डीरेगुलेशन का मतलब है नियंत्रणों को हर तरह से खत्म कर देना। ठीक है बेटे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट वन, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमारी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, औद्योगिक लाइसेंस नीति है, एबोलिशन होता है उसका उन्मूलन कर देना। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। 1991 के अंदर हमने ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस। 1991 के अंदर हमने एक नई आर्थिक नीति को अनाउंस किया। इट एबलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द 5 इंडस्ट्रीज। तो बेटे यहाँ पर जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया, केवल 5 उद्योगों को छोड़कर जिनको लाइसेंस की जरूरत है। कौन कौन से हैं बच्चों में, लिक्विड शराब, सिगरेट, रक्षात्मक उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और एज वेल एज डेंजरस केमिकल, खतरनाक केमिकल्स। तो बेटे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब रिफॉर्म्स किए गए तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हर एक उद्योगों पर से हटा दिया गया। केवल लाइसेंस लेना उन्हीं 5 उद्योगों के लिए क्या है, अनिवार्य। कौन कौन से हैं उद्योग, सिगरेट, शराब, डिफेंस इक्विपमेंट्स, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक केमिकल्स। सेकेंड, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपने इससे पहले पढ़ा कि हमने जो डेवलपमेंट की वो किस किस की बेटा, पब्लिक सेक्टर की। ठीक है ना, तो पब्लिक सेक्टर का पहले से संकुचन कर दिया गया। अंडर द न्यू पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस टू 17 to 8। न्यू पॉलिसी के अंतर्गत बेटे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए उद्योग रिजर्व किए गए थे उनको 17 से घटाकर 8 कर दिया गया। इन 2010 एंड 11 नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्री, अब 2010 और 11 में बेटा बेसिकली जो
इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी, अब वो घटकर केवल कम होकर कितनी रह गई है बच्चों? 2 रह गई हैं। एक तो ऑटोमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे, एक तो परमाणु ऊर्जा और दूसरा बेटे इसके अंदर रेलवे। थर्ड पॉइंट दे रखा है बच्चों हमें डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। बेटे जो हमारे प्रोडक्शन एरियाज थे जिनको बेसिकली हमने एसएसआई के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कहीं ना कहीं रिजर्व किया था, उसको भी बेटे हमने डी रिजर्व कर दिया। डी रिजर्व का मतलब है कि उनका जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, उसको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मैनी प्रोडक्शन एरिया विच अर्लियर वॉज रिजर्व फॉर द एसएसआई। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन एरिया जो कहीं ना कहीं एसएसआई के लिए रिजर्व किए गए थे, सुरक्षित किए गए थे, वर डी रिजर्व, उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया। फोर्सेज ऑफ मार्केट फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज कौन सी होती है बच्चों? डिमांड और सप्लाई, उनको अलाउ किया गया कि वो रिसोर्सेज को क्या करें? एलोकेट करें। ठीक है, थर्ड वन हो गया कंप्लीट बेटे, डी रिजर्वेशन कर दिया इसके अंदर। और फोर्थ क्या है बेटे? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप सबने पढ़ा बेटे, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसको लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी, लेकिन जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी पड़ती थी। तो बेटे लाइसेंसिंग के अंतर्गत बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी को लाइसेंसिंग के साथ निर्धारित कर दिया गया था। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कंसेंट्रेंट्स। अगर हम बात करें फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग से, फ्रीडम का, मुक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अब हमारे ऊपर प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस was now a matter of producer choice depending on market condition। कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरह से करना है, किस वस्तु का करना है, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर चॉइस। ये कहीं ना कहीं उत्पादनकर्ता की चॉइस पर निर्भर करता है कि वो मार्केट कंडीशन के आधार पर किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहता है। लास्ट वन इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को बेसिकली इंपोर्ट करने पर क्या करना? फ्रीडम प्रोवाइड करना। लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद ए व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे? हमारी जो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी, जो कि बेटे अन्य देशों में एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो बेटे हमारे देश के अंदर लैक ऑफ फंड्स एज वेल एज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम अपने देश में उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटे जो कैपिटल गुड्स है उनके इंपोर्ट के लिए भी हमें फ्रीडम दे दी गई। लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद ए व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसका यूज हमारे इंडियंस कर सकें। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बेटे हमें गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई समझौता करने की, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो बेटे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने पढ़ा 5 तरह के रिफॉर्म किए गए हैं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वन है बेटे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत है: सिगरेट, शराब, रक्षात्मक उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और रासायनिक केमिकल्स। कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का भी संकुचन कर दिया गया। पहले उसके लिए 17 उद्योग रिजर्व किए गए थे, अब उनको घटाकर 8 कर दिया गया है। और अब बेटे 2010 और 11 में बेसिकली 2 उद्योग हैं जो उसके अंडर हैं, रिजर्व हैं। वो कौन कौन से बेटे? परमाणु ऊर्जा और रेलवे। प्रोडक्शन एरिया के लिए भी रिजर्वेशन को हटा दिया गया है। जो रिजर्वेशन एसएसआई के लिए की गई थी, अब कोई भी बेटे उन वस्तुओं का प्रोडक्शन आसानी से कर सकता है। अब एक्सपेंशन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर को अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए भी अब हमें फर्दर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपनी मर्जी से इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पहले से इंक्रीज करने के लिए। बेटे अब इसमें हम लोग सेकेंड सेक्टर में क्या रिफॉर्म किए? फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है बेटे? हमारी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आपको क्लियर हैं बच्चों। स्टॉक मार्केट कौन सी होती है बेटे? जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह को खरीदा और बेचा जाता है, उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है बच्चों?
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं और सेबी इस पर कंट्रोल करता है। आगे देखिए बेटे, थर्ड वन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है बेटे जहां पर फॉरेन करेंसी में डील की जाती है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है। दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बेटे देखो, फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या सुधार किए गए। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। आप सबको पता है बेटे, हमारा जो एपेक्स बैंक है बेटे, बेसिकली कौन सा है, आरबीआई बैंक है, सेंट्रल बैंक, और पूरी बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है बेटे, हमारा रिजर्व बैंक। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड ए सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। लिबरलाइजेशन के कारण बेटे बहुत अधिक परिवर्तन आया। आरबीआई की जो भूमिका है कंट्रोलर की थी, रेगुलेटर की थी, नियामक की थी, नियंत्रक की थी, अब वो बदलकर बेसिकली फैसिलिटेटर की सुविधा प्रदान करने वाले की बन गई है। तो बेटे आरबीआई पहले कंट्रोल करता था, अब वो हर तरह से डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर को क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो उसका जो रोल है बेटे वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में चेंज हो गया है। एज ए रेगुलेटर, जब बेसिकली हमारा आरबीआई क्या था बच्चों, रेगुलेटर था, तो वो क्या करता था 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले, वो बेसिकली सभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनका इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वो डिसाइड करता था कि बेसिकली कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा और कितना इंटरेस्ट बेसिकली कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। बट एज ए फैसिलिटेटर आफ्टर लिबरलाइजेशन द आरबीआई वुड ओनली facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial bank to decide their interest rate structure। तो बेटे पहले तो देखो, जब वो रेगुलेटर का काम करता था तो कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता था। कब? प्रायर टू लिबरलाइजेशन, प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर आरबीआई एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। यहाँ पर आरबीआई ने बेसिकली कमर्शियल बैंकों पर छोड़ दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद ही डिसाइड करें। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बल्कि कमर्शियल बैंकों को डिसीजन मेकिंग का राइट प्रोवाइड कर दिया गया है कि वो मार्केट के आधार पर, अपने बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के आधार पर खुद डिसाइड करें कि वो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर क्या रखेंगे। आगे देखिए बेटे, कंसिक्वेंट अपॉन द पॉलिसी। बेटे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के कारण हमारे आरबीआई का रोल पहले से चेंज हो गया है, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया है। यहाँ पर बेटे जो मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद डिसाइड करती हैं कि वो इंटरेस्ट रेट क्या रखेंगी, वॉल्यूम क्या रखेंगी, कितना लोन देंगी और उनका पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। आगे देखिए बच्चों, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। तो देखो बेटे, नो डाउट फ्री प्ले यानी कि बाजारी शक्तियों को आजाद करने से जो डिमांड और सप्लाई है बेसिकली उनके ऐसा होने से बेटा हमारे देश के अंदर प्राइवेट बैंकर्स यानी कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर हमारे सामने उभर कर आए। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर बेटे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी शामिल हो गए हैं। लिबरलाइजेशन हैज आल्सो फॉलोड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का बेटे दूसरा नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है बच्चों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन के कारण बेटे एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकते हैं, इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है बेटे, जैसे पेंशन फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मर्चेंट बैंकर्स हो गए। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बेटे पहले से मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आयाम से यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से पहले से ग्रोथ काफी बढ़ गई है। एंड प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इकोनॉमी। तो बेटे इसके कारण बेटे आरबीआई बेसिकली अब आरबीआई का जो रोल चेंज हुआ है बेटे उसके कारण फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और नो डाउट बेटे ये ग्रोथ के कारण हमारे देश के अंदर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल पहले से काफी बढ़ गया है। तो देखो बेटे मैंने इसमें आपको दो ही टॉपिक कराए हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर दो तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं। एक तो बेटे मैंने आपको कराया इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, दूसरा मैंने आपको कराया है बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। बेटे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो ना बेटे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो मुझे बताते रहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।